प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिन्ह अकेडमी सोचगढ़ में एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, ये चैप्टर शुरू किया था। अभिप्रेरणा के नाम से चैप्टर शुरू किया था और उसमें कल मैंने आपको बताया था कि अभिप्रेरणा का अर्थ, मीनिंग, परिभाषा, डेफिनेशन और फीचर्स, विशेषताएं। इतना कल अपना हो चुका था कि अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हो। अभिप्रेरणा की जो परिभाषाएं हैं स्टैनली के अनुसार है, कुंडे जोनल के अनुसार है। इस प्रकार की जो परिभाषाएं कल मैंने आपको बताई थी, इसके बाद में हम लोगों ने विशेषताओं का अध्ययन किया था। अभिप्रेरणा के बारे में मैंने आपको बताया था, किसी भी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। अभिप्रेरणा जो है किसी भी संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों की आंतरिक भावनाओं, इच्छाओं, उद्वेग, संवेग, सम्मतियां, सुझाव आदि का पता लगा करके उसको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में हर एक व्यक्ति का अधिकतम योगदान प्राप्त किया जा सके। ये कल मैंने आपको बताया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व। अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा की आवश्यकता और महत्व। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्पादन के जितने भी संसाधन होते हैं उनमें सर्वोपरि जो संसाधन होता है वो मानव ही होता है, जो एक गतिशील प्राणी होता है, और सभी प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनका सही प्रकार से संयोजन जो करता है वो मानव ही करता है। इसलिए संगठनात्मक उद्देश्यों में अभिप्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभिप्रेरणा के अभाव में और सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं वो सफल नहीं होते। अभिप्रेरणा को प्रबंध के कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। जैसे फ्रांसिस लिकर्ट ने अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय कहा है, द कोर ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का हृदय कहा है, मैन केंद्र बिंदु यही होता है। इस प्रकार से एक संस्था के अंदर अनेक प्रकार के संसाधन होते हैं, उसमें मानवीय संसाधन जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी सभी प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से एलन ने कहा है कि एक सूत्र रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति जो नहीं होता है, अनअभिप्रेरित जो व्यक्ति होता है, वो एक सुदृढ़ संस्था के प्रभाव को भी समाप्त कर सकता है। इसलिए कर्मचारियों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वर्तमान के अंदर देखें तो एक जटिल प्रक्रिया होती है। कर्मचारियों को मोटिवेट करना इतना आसान नहीं है। इसलिए प्रबंधक को कर्मचारियों के जो आवेग होते हैं, सम्मतियां होती हैं, सुझाव होती हैं, इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी का पता लगा करके और उनको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, उसको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसे सेंट फ्रांसिस ने लिखा है कि किसी भी संस्था के संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए उसकी निष्ठा, उसका सहयोग, उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ही जरूरी होती है। इस प्रकार से एक विद्वान ने लिखा है कि आप कर्मचारी को किसी स्थान के ऊपर उपस्थित पा सकते हैं, आप उसका समय खरीद सकते हैं, लेकिन किसी भी संगठन में उसकी निष्ठा, भावना, पहलपन, शक्ति आदि जो है ये आपको उसमें विकसित करनी पड़ेगी।
इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी संगठन के अंदर संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवसाय का कुशल एवं सफल संचालन करने के लिए किसी भी संगठन के अंदर अभिप्रेरणा या कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाना वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में बहुत ही आवश्यक होता है। इस प्रकार अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व है ये बिंदुओं को निम्नलिखित विधियों द्वारा हम इसके अध्ययन को स्पष्ट कर सकते हैं। पहला बिंदु आता है इसका, वो है लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक अभिप्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है, अभिप्रेरणा जो है वो है लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। संस्था में कार्य करने वाले सभी जो कर्मचारी होते हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार और संस्था के अंदर अभिप्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि अपर्याप्त रूप से विपरीत व्यक्ति होते हैं एक सुदृढ़ संस्था का जो प्रभाव होता है उसको भी समाप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए हम लोग देखते हैं किसी भी संस्था के पास अनेक प्रकार के वित्तीय संसाधन हो सकते हैं, अच्छे किस्म का कच्चा माल हो सकता है, अच्छी प्रकार की तकनीक होती है, लेकिन जब तक उसके पास कुशल श्रमिक नहीं होते हैं, अभिप्रेत या मोटिवेट श्रमिक नहीं होते हैं, तब तक उसकी सफलता मिलना आसान नहीं है। इसलिए संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण योगदान देती है। दूसरा बिंदु आता है कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि होती है, क्योंकि अभिप्रेरणा के द्वारा व्यक्तियों की कार्य में रुचि जागृत की जाती है। एक संतुष्ट व्यक्ति जो होता है, यानी संस्था में कर्मचारियों का अधिकतम योगदान प्राप्त करने के लिए उसको मोटिवेट किया जाता है। एक अभिप्रेत व्यक्ति जो होता है उसकी कार्य में संतुष्टि होती है, कार्य करने में उसकी लगन होती है। इस प्रकार से अधिक मेहनत, लगन और परिश्रम से जो कार्य करेगा तो सब कार्य में संतुष्टि मिलेगी और संतुष्ट कार्य में वृद्धि होगी और उसके उत्पादन में भी वृद्धि होगी। तीसरा जो आता है वह है संसाधनों का सदुपयोग या अधिकतम उपयोग। अभिप्रेरणा के द्वारा संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। अभिप्रेरणा के द्वारा संस्था में अपनत्व की भावना होती है, इसलिए संस्था में जितने भी साधन होते हैं, जैसे पूंजी है, कच्चा माल है या तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, बाजार आदि कई प्रकार के जो संसाधन होते हैं, एक अभिप्रेत व्यक्ति जो होते हैं संस्था के प्रति निष्ठावान होते हैं और इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करने में सफल होते हैं। चौथा था मनोबल में वृद्धि। मनोबल में वृद्धि। मनोबल होता कार्य करने की इच्छा को मनोबल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से अभिप्रेत व्यक्ति जो होते हैं उनमें कार्य करने की इच्छा की जो भावना होती है वो बढ़ती है और सभी कर्मचारी जो होते हैं संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रेरित होते हैं और सभी कर्मचारियों का जो मनोबल है वो कार्य करने के लिए बढ़ता है, क्योंकि संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी के सहयोग आदि के द्वारा कार्य किए जाते हैं। पांचवा जो आता है वो है अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण। किसी भी संस्था के अंदर अभिप्रेरण के द्वारा अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण होता है। कर्मचारियों की सभी प्रकार की आवश्यकताएं अभिप्रेरण के द्वारा पूरी करी जाती हैं। इस प्रकार से कर्मचारी जो होते हैं और मालिक होते हैं उनके मध्य मानवोचित संबंध जो होते हैं वो जागृत होते हैं।
मालिकों के द्वारा कर्मचारियों के साथ उनको मोटिवेट करने के लिए मानवोचित संबंध होते हैं वो उनके अंदर स्थापित होते हैं, जिससे उनके मध्य संघर्ष है, हड़ताल है, जुलूस है, प्रदर्शन है या कर्मचारियों कई प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनको समाधान कर दिया जाता है। इसलिए संस्था के अंदर अच्छे सर्व संबंधों का निर्माण होता है, इससे संपूर्ण संगठन को फायदा मिलता है। छठा है श्रम अनुपस्थिति अपसेट एवं आवर्तन दर में कमी। अनुपस्थिति दर होती है संस्था में बार बार अब्सेंट रहना, काम पे नहीं आना, और आवर्तन दर होती है कर्मचारियों का संस्था में आना और जाना, संस्था में आते हैं फिर छोड़ करके चले जाते हैं। इस प्रकार से अपर्याप्त रूप से अभिप्रेत जो संगठन होता है वहां पे कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनकी अनुपस्थिति ज्यादा होती है और आवर्तन दर भी संस्था में आना और जाना लगा रहता है। इस प्रकार से कर्मचारी कार्य में बार बार अनुपस्थित रहते हैं, या जो कर्मचारी संस्था में आते हैं और जल्दी ही संस्था को छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसी संस्था जो होती है उसमें निष्पादन विकास वगैरह किसी प्रकार का नहीं हो पाता है। लेकिन एक अभिप्रेरणा के द्वारा संस्था में कार्य करने वाले सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनको संतुष्टि प्रदान की जाती है, अच्छा वेतन होता है, प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, जीवन स्तर में सुधार होता है, कार्य विस्तारित होता है। इस प्रकार से उनको मोटिवेट किया जाता है। तो ऐसे जो कर्मचारी होते हैं वो संस्था को छोड़ के नहीं जाते बल्कि दूसरों को भी आने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्रम आवर्तन एवं अनुपस्थित दर में कमी आती है। सातवां आता है प्रबंध किए कार्यों का आधार। अभिप्रेरणा जो है प्रबंध के कार्यों का आधार होती है। प्रबंध के कार्य होते हैं जैसे नियोजन है, संगठन है, नियुक्तिकरण है, निर्देशन है, नियंत्रण है, अभिप्रेरणा है, प्रेषण है, नेतृत्व है, नवप्रवर्तन, सभी प्रकार के प्रबंध के कार्य माने जाते हैं। और अभिप्रेरणा के बगैर ये प्रबंध के कार्य जो होते हैं ये सफलतापूर्वक सही प्रकार से इनका संचालन नहीं हो पाता है, क्योंकि अभिप्रेरणा के द्वारा ही सभी श्रमिकों का योगदान होता है और इन कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से प्रबंध के कार्यों का आधार माना जाता है। निकलता है परिवर्तनों में सहायक अभिप्रेरणा संस्था में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी संस्था के अंदर होने वाले जो परिवर्तन होते हैं कर्मचारी अक्सर उनका विरोध करते हैं, क्योंकि वे परंपरागत विधियों से कार्य करना ज्यादा उचित समझते हैं। संस्था का जो पुराना संगठनात्मक ढांचा होता है उसके अकॉर्डिंग काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि नई जो तकनीक होती है उनकी जानकार नहीं होते। आधुनिक प्रौद्योगिकी तो ये नई टेक्नोलॉजी होती है, उसके अनुसार उनको नई विधियों का ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार से वो परिवर्तनों का विरोध करते हैं। लेकिन एक अभिप्रेत जो व्यक्ति होता है, अभिप्रेरणा के द्वारा संस्था में होने वाले अनेक प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों से उनको आभास करवाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि संस्था में नव परिवर्तन करने से आधुनिक प्रतिस्पर्धा के अनुसार या औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के अनुसार परिवर्तन कर देने से न कि संगठन को लाभ होते हैं बल्कि सभी प्रकार के कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन सभी को लाभ होते हैं। इस प्रकार से वो संस्था में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनका विरोध ही नहीं करते बल्कि परिवर्तनों में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। नोट बताता संस्था की ख्याति में वृद्धि अभिप्रेरणा से संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है।
एक संस्था पर्याप्त रूप से जो कर्मचारियों को मोटिवेट करती है, अच्छा उनका वेतन होता है, समय पे वेतन होता है, बोनस भत्ते वगैरह सभी प्रकार के दिए जाते हैं, प्रशिक्षण व्यवस्था होती है, सभी को अपने विकास करने का अवसर दिया जाता है, कार्य में स्थायित्व होता है। इस प्रकार से संस्था कर्मचारियों को मोटिवेट करती है, अभिप्रेरित करती है। ऐसी संस्था जो है उसकी अपने आप ही प्रसिद्धि बढ़ती है और वहां पे लोग काम करने के लिए लालायित होते हैं। 10 नंबर का आता है व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी। व्यवहारिक प्रबंध की कुंजी एक और जो आता है, प्रबंध की जो सफलता होती है, अच्छा जो मैनेजमेंट होता है, अभिप्रेरण एक प्रकार से उसकी कुंजी मानी जाती है, क्योंकि प्रबंध के कार्यों का अभिप्रेरण आधार होती है। सभी प्रकार के प्रबंध के जो कार्य होते हैं उनका अधिकतम योगदान जो होता है उसी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार से ये हमने अभिप्रेरणा के महत्व के बारे में जानकारी की। यानी संसाधन के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, कार्य संतुष्टि या अभिवृद्धि उत्पादन में वृद्धि होती है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है, मनोबल में वृद्धि होती है, अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण होता है, श्रम आवंटन दर में कमी होती है, प्रबंध के कार्यों का आधार होता है, ख्याति में वृद्धि होती है और प्रबंध की सफलता की कुंजी मानी जाती है। तो अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व के बाद में नेक्स्ट जो इसका बिंदु आता है वो आता है अभिप्रेरणा की तकनीक, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। अभिप्रेरणा की तकनीक, अभिप्रेरणा की जो तकनीक है इनको हम दो भागों में बांटेंगे। एक फाइनेंशियल टेक्निक्स, एक नॉन फाइनेंस टेक्निक्स, यानी वित्तीय तकनीक और दूसरी होती है अवित्तीय तकनीक। दो भागों में बांटा जाता है। अभिप्रेरणा की तकनीक वित्तीय तकनीक और दूसरी आती है अवित्तीय तकनीक। इनको हम दो भागों में बांटते हैं। वित्तीय तकनीक वे होती है जो वित्त के रूप में प्रदान की जाती है, जिनको वित्त के रूप में मापा जा सकता है, कर्मचारियों को वित्त के रूप में ही प्राप्त होते हैं, जिनका संबंध आर्थिक मुद्रा से होता है। वित्तीय तकनीक होती है संस्था में कार्य क्षमता में वृद्धि करती हैं, उत्पादन को बढ़ाती हैं, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय तकनीकों में जैसे वेतन है या वेतन में वृद्धि है, भत्ता है, बोनस है, लाभ में हिस्सेदारी है, सेवानिवृत्ति है, अनुषंगी लाभ है, ये वित्तीय तकनीक होती है। दूसरी जो आती हैं वो आती हैं अवित्तीय तकनीक। अवित्तीय तकनीक वे होती हैं जिनका मुद्रा से कोई भी संबंध नहीं होता, ये मनोवैज्ञानिक आधार पे होती हैं। मनोवैज्ञानिक भावनात्मक जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करती हैं, इनका मुद्रा से कोई संबंध नहीं होता, मुद्रा के रूप में इनको मापा नहीं जा सकता। इसके अंदर जैसे पद में स्थायित्व है या पद में सुरक्षा प्रदान करना, वेतन है, इसके अंतर्गत पद में स्थायित्व है या मान सम्मान, अधिकार प्रत्यार्जन, संगठनिक वातावरण है, संगठन का विस्तार है, समूह चर्चाएं हैं, पुरस्कार वगैरह है, प्रशंसा जो है, ये सभी प्रकार की जो है ये अवित्तीय तकनीक के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। इस प्रकार से अभिप्रेरण की जो तकनीक है उनको दो भागों में बांटा जाता है। कर्मचारियों को अभिप्रेरण की तकनीक विधियां को बोलते हैं
अभिपेड़ की तकनीक, विधियां, साधन वे होते हैं जो किसी भी संगठन के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए इनको काम में लिया जाता है। इनको वित्तीय प्रोत्साहन भी कहा जाता है। 2 प्रकार की होती हैं ये, जैसा मैंने आपको बताया, वित्तीय तकनीक, अवित्तीय तकनीक, 2 भागों में बांटते हैं। इस प्रकार से वित्तीय तकनीक और अवित्तीय जो तकनीक है इनको विस्तार से हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।